चैप्टर 19। मुझे नहीं पता कि मैनिपुलेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार कब या किसके द्वारा किया गया था, जो वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज की बिक्री के लिए लागू सामान्य बिजनेस प्रोसेसेस से अधिक नहीं है। एक स्टॉक की सस्ती खरीद की सुविधा के लिए बाजार में फ्रॉड करना, जिसे जमा करना चाहता है, वो भी मैनिपुलेशन है। लेकिन यह अलग है। हो सकता है कि इल्लीगल प्रैक्टिसेस के आगे झुकना आवश्यक न हो, लेकिन जो कुछ लोग नाजायज समझते हैं, उसे करने से बचना मुश्किल होगा। आप खुद पर कीमत लगाए बिना बुल मार्केट में स्टॉक का एक बड़ा ब्लॉक कैसे खरीदने जा रहे हैं? यही समस्या होगी। इसे कैसे हल किया जा सकता है? यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि आप एक सामान्य समाधान तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आप यह न कहें, संभवतः बहुत चतुर मैनिपुलेशन के माध्यम से। उदाहरण के लिए, खैर, यह शर्तों पर निर्भर करेगा। आप इससे ज्यादा करीबी जवाब नहीं दे सकते। मुझे अपने बिजनेस के सभी चरणों में गहरी दिलचस्पी है, और निश्चित रूप से मैं दूसरों के अनुभव के साथ साथ अपने स्वयं के अनुभव से सीखता हूँ। लेकिन यह सीखना बहुत मुश्किल है कि इस तरह के धागों से स्टॉक में आजकल कैसे मैनिपुलेट किया जाए। जैसा कि दोपहर के बाद ब्रोकर्स के ऑफिसेज में बताया जाता है, बीते दिनों की अधिकांश तरकीबें, डिवाइस और उपाय पुराने ढंग का और पॉइंटलेस हैं, या इल्लीगल एंड इम्प्रैक्टिकल। स्टॉक एक्सचेंज के नियम और शर्तें बदल गई हैं, और डैनियल ड्रू या जेकब लिटिल या जे गोल्ड जो 50 या 75 साल पहले कर सकते थे, उसकी एक्यूरेट डिटेल्ड कहानी भी शायद ही सुनने लायक हो। मैनिपुलेटर को आज इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। वेस्ट पॉइंट पर एक कैडेट को बैलिस्टिक के अपने कामकाजी ज्ञान को बढ़ाने के लिए पूर्वजों द्वारा अभ्यास के रूप में स्टडी आर्चरी की आवश्यकता है। दूसरी ओर ह्यूमन फैक्टर्स का स्टडी करने में लाभ है, जिस आसानी से मनुष्य विश्वास करता है कि उसे विश्वास करने में क्या अच्छा लगता है, और कैसे वे खुद को अनुमति देते हैं, वास्तव में खुद से रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी फ्रॉड से या एवरेज आदमी की लापरवाही की डॉलर लागत से इन्फ्लुएंस्ड होने के लिए। भय और आशा वही रहते हैं। इसलिए स्पेक्युलेटर्स के साइकोलॉजी का स्टडी उतना ही वैल्यूएबल है जितना पहले था। हथियार बदलते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी बनी रहती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में युद्ध के मैदान पर मुझे लगता है कि पूरी बात का सबसे स्पष्ट सारांश थॉमस एफ वुडलॉक द्वारा व्यक्त किया गया था जब उन्होंने घोषणा की, सफल स्टॉक स्पेक्युलेशन के प्रिंसिपल्स इस धारणा पर आधारित हैं कि लोग भविष्य में उन गलतियों को जारी रखेंगे जो उन्होंने अतीत में की हैं। उछाल में, जब जनता सबसे बड़ी संख्या में बाजार में होती है, तो कभी भी सूक्ष्मता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऐसे समय में मैनिपुलेशन और स्पेक्युलेशन पर चर्चा करने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यह बारिश की बूंदों में अंतर खोजने की कोशिश करने जैसा होगा जो सड़क पर एक ही छत पर समकालिक रूप से गिर रही हैं। चूसने वाले ने हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश की है, और सभी उछालों में अपील हमेशा स्पष्ट रूप से जुए की प्रवृत्ति के लिए होती है, जो कपट से पैदा होती है और एक व्यापक समृद्धि से प्रेरित होती है। जो लोग आसान धन की तलाश करते हैं वे निश्चित रूप से यह साबित करने के प्रिविलेज के लिए भुगतान करते हैं कि यह इस घिनौनी धरती पर नहीं पाया जा सकता है। पहले, जब मैं पुराने समय के सौदों और उपकरणों के बारे में सुनता था तो मुझे लगता था कि लोग 1900 के दशक की तुलना में 1860 और 70 के दशक में अधिक भोले थे। लेकिन मैं अखबारों में निश्चित रूप से पढ़ रहा था कि नवीनतम पूंजी के बारे में या कुछ बकेटिंग ब्रोकर के भंडाफोड़ के बारे में और गायब होने वाली बचत के मूक बहुमत में शामिल होने के लिए गए लाखों चूसने वाले पैसे के बारे में। जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क आया था तो वॉश सेल्स और मैचिंग ऑर्डर को लेकर काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने इस तरह की प्रथाओं को मना किया था।
कभी कभी किसी को धोखा देने के लिए धुलाई इतनी कच्ची होती थी। ब्रोकर्स को यह कहने में कोई संकोच नहीं था कि लॉन्ड्री सक्रिय थी जब भी किसी ने कुछ स्टॉक या अन्य को धोने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, एक से अधिक बार उनके पास बकेट शॉप ड्राइव के रूप में रेफरेंस्ड किया गया था, जब टेप पर गिरावट को स्थापित करने और बकेट की दुकानों में स्टॉक के लंबे समय तक चलने वाले असंख्य शू स्ट्रिंग ट्रेडर्स का सफाया करने के लिए एक स्टॉक को एक पल में 2 या 3 अंक नीचे की पेशकश की गई थी। जहां तक मेल खाने वाले ऑर्डर का सवाल है, ब्रोकर्स द्वारा ऑपरेशन को समन्वित करने और सिंक्रनाइज करने में कठिनाई के कारण उन्हें हमेशा कुछ संदेह के साथ इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे सभी बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के खिलाफ थे। कुछ साल पहले एक फेमस ऑपरेटर ने बिक्री को कैंसल्ड कर दिया, लेकिन अपने मैच किए गए आदेशों का खरीद हिस्सा नहीं। और नतीजा यह हुआ कि एक निर्दोष ब्रोकर ने कुछ ही मिनटों में 25 अंक या उससे भी ज्यादा की कीमत बढ़ा दी, केवल यह देखने के लिए कि जैसे ही उसकी खरीदारी बंद हुई, वो उतनी ही तेजी के साथ टूट गया। ओरिजिनल इंटेंशन एक्टिविटी की उपस्थिति बनाना था। घटिया बिजनेस, ऐसे अनरिलायबल हथियारों से खेलना। आप देखते हैं, आप अपने बेस्ट ब्रोकर्स को अपने विश्वास में नहीं ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहें। फिर भी करों ने फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी प्रथाओं को पुराने समय की तुलना में बहुत अधिक महंगा बना दिया है। मैनिपुलेशन की डिक्शनरी डेफिनिशन में कोने शामिल हैं। अब एक कोना मैनिपुलेशन का परिणाम हो सकता है या यह कंपेटिटर खरीद का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए 9 मई 1901 को नॉर्थ पैसिफिक, जो निश्चित रूप से मैनिपुलेशन नहीं था, स्टुट्स कॉर्नर पैसे और रेप्यूटेशन दोनों में रिलेटेड सभी लोगों के लिए महंगा था, और यह जानबूझकर बनाया गया कोना नहीं था। वास्तव में महान कोनों में से बहुत कम उनके इंजीनियरों के लिए प्रॉफिटेबल थे। दोनों कमोडोर वैंडरबिल्ट के हार्लेम कोनों ने बड़ा भुगतान किया, लेकिन पुराने चैप ने लाखों लोगों को बहुत सारे शॉर्ट स्पोर्ट्स क्रूकड लेजिस्लेटर्स और एल्डरमैन से बनाया, जिन्होंने उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश की। दूसरी ओर जे गोल्ड अपने नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में हार गए। डीकन एसवी व्हाइट ने अपने लैक्वाना कॉर्नर में 1 मिलियन कमाए, लेकिन जिम कीने ने हैनिबल और सेंट जो सौदे में 1 मिलियन गिरा दिया। निश्चित रूप से एक कोने की फाइनेंशियल सक्सेस लागत से अधिक पर एक्यूमुलेटेड होल्डिंग्स के मार्केटिंग पर निर्भर करती है, और इसे आसानी से होने के लिए लो इंटरेस्ट कुछ मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता था कि आधी सदी पहले के बड़े ऑपरेटरों के बीच कोने इतने लोकप्रिय क्यों थे। वे क्षमता और अनुभव के व्यक्ति थे, व्यापक रूप से जागृत और अपने साथी ट्रेडर्स के फिलैंथ्रोपी में बच्चों के समान विश्वास के लिए प्रवृत्त नहीं थे। फिर भी वे एक अमेजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ डंक मारते थे। एक बुद्धिमान पुराने ब्रोकर ने मुझे बताया कि 60 और 70 के दशक के सभी बड़े ऑपरेटर्स की एक ही एम्बिशन थी, और वो थी एक कोने में काम करना। कई मामलों में यह घमंड की संतान थी, दूसरों में बदला लेने की इच्छा से। सभी घटनाओं में उस व्यक्ति के रूप में पॉइंटेड किया जाना चाहिए जिसने इस या अन्य स्टॉक को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। वास्तव में दिमाग, साहस और उछाल की पहचान थी। इसने कोने वाले को अभिमानी होने का अधिकार दिया। उन्होंने अपने साथियों की प्रशंसा को पूरी तरह से अर्जित के रूप में स्वीकार किया। यह संभावित धन लाभ से अधिक था जिसने कोनों के इंजीनियरों को अपना सबसे बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया। यह वैनिटी कॉम्प्लेक्स था जो ठंडे खून वाले ऑपरेटरों के बीच खुद को मुखर कर रहा था। उन दिनों कुत्ते को बड़े चाव से खाते थे और आराम से खाते थे। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक से अधिक बार निचोड़ने से बचने में कामयाब रहा हूं।
रहस्यमय टिकर सैंड्स के कब्जे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं आम तौर पर उस पल को बता सकता हूं जब स्टॉक में खरीदारी का कैरेक्टर मेरे लिए इसे कम करना अविवेकपूर्ण बनाता है। यह मैं कॉमन सेंस टेस्ट्स द्वारा करता हूं, जिन्हें पुराने समय में भी आजमाया गया होगा। ओल्ड डैनियल ड्रू लड़कों को कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ निचोड़ता था और उन्हें एरी सरासर के लिए उच्च कीमत चुकाता था जो उन्होंने उसे शॉर्ट बेचा था। वो खुद एरी में कमोडोर वैंडरबिल्ट द्वारा निचोड़ा गया था, और जब पुराने ड्रू ने दया के लिए भीख मांगी तो कमोडोर ने ग्रेट बियर की अपनी मृत्युहीन डिस्टिच को गंभीर रूप से उद्धृत किया। वो बेचता है जो उसका नहीं है, उसे वापस खरीदना चाहिए या जेल जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट एक ऐसे ऑपरेटर के बारे में बहुत कम याद करता है जो एक पीढ़ी से अधिक समय तक इसके टाइटन्स में से एक था। अमरता के लिए उनका मुख्य दावा पानी का भंडार फ्रेज प्रतीत होता है। एडिसन जी जेरोम 1863 के स्प्रिंग में पब्लिक बोर्ड के एक्नॉलेज्ड राजा थे। उनके बाजार सुझाव, वे मुझे बताते हैं, बैंक में कैश के रूप में अच्छा माना जाता था। सभी अकाउंट से वो एक महान ट्रेडर था और लाखों कमाता था। वो फिजूल खर्ची के मामले में लिबरल था और स्ट्रीट में उसका बहुत अच्छा अनुसरण था, जब तक कि हेनरी कीप, जिसे विलियम द साइलेट के नाम से जाना जाता था, ने उसे ओल्ड सदर्न कोने में अपने सभी लाखों में से निचोड़ लिया। रखें, वैसे गॉव के साले थे। रोसवेल पी फ्लावर। पुराने कोनों में मैनिपुलेशन में मुख्य रूप से दूसरे व्यक्ति को यह नहीं बताया गया था कि आप उस स्टॉक पर कैप्चर कर रहे थे जिसे उसे शॉर्ट सेल के लिए विभिन्न प्रकार से इनवाइटेड किया गया था। इसलिए यह मुख्य रूप से साथी प्रोफेशनल्स पर टारगेटेड था, क्योंकि आम जनता कृपया खाते के शॉर्ट साइड को नहीं लेती है। जिन कारणों से इन बुद्धिमान प्रोफेशनल्स ने ऐसे शेयरों में शॉर्ट लाइन लगाने के लिए प्रेरित किया, वे काफी हद तक वही थे जो उन्हें आज भी वही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कमोडोर के हार्लेम कोने में विश्वास तोड़ने वाले पॉलिटिशियंस द्वारा बेचने के अलावा, मैंने उन कहानियों से इकट्ठा किया है जो मैंने पढ़ी हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने स्टॉक बेच दिया क्योंकि यह बहुत अधिक था, और जिस कारण से उन्होंने सोचा था कि यह बहुत अधिक था, यह पहले कभी इतना अधिक नहीं बिका था, और इसने इसे खरीदने के लिए बहुत अधिक बना दिया, और अगर यह खरीदने के लिए बहुत अधिक था तो इसे बेचना सही था। यह बहुत आधुनिक लगता है ना? वे कीमत के बारे में सोच रहे थे, और कमोडोर मूल्य के बारे में सोच रहा था, और इसलिए वर्षों बाद पुराने समय के लोग मुझे बताते हैं कि लोग कहते थे, वो हार्लेम से शॉर्ट हो गया, जब भी वे घोर गरीबी का डिस्क्राइब करना चाहते थे। कई साल पहले मैं जे गोल्ड के पुराने ब्रोकर्स में से एक से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे ईमानदारी से आश्वासन दिया कि मिस्टर गोल्ड न केवल एक सबसे असामान्य व्यक्ति थे, बल्कि पुराने डैनियल ड्रू ने कंपकंपी से कहा, उनका टच मृत्यु है, लेकिन यह कि वो अतीत और वर्तमान के अन्य सभी जोड़ तोड़ करने वालों के ऊपर सिर और कंधे थे। उसने जो किया वो करने के लिए वो वास्तव में एक फाइनेंशियल जादूगर रहा होगा। इसका कोई सवाल ही नहीं हो सकता। इतनी दूरी पर भी मैं देख सकता हूँ कि नई परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए उनके पास एक अद्भुत स्किल्स था, और यह एक ट्रेडर में मूल्यवान है। उन्होंने बिना किसी पीड़ा के हमले और बचाव के अपने तरीकों में बदलाव किया क्योंकि वह स्टॉक स्पेक्यूलेशन की तुलना में संपत्तियों के मैनिपुलेशन से अधिक चिंतित थे। उन्होंने बाजार की बारी के बजाय इन्वेस्टमेंट के लिए मैनिपुलेशन किया। उन्होंने जल्दी ही देखा कि स्टॉक एक्सचेंज के फर्श पर अपनी सिक्योरिटीज में हेराफेरी करने के बजाय रेलमार्ग के मालिक होने में बड़ा पैसा था। उन्होंने बेशक शेयर बाजार का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे संदेह है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो क्विक और आसान धन का सबसे तेज और आसान तरीका था और उसे कई लाखों की आवश्यकता थी। ठीक वैसे ही जैसे पुराने कोलिस पी हंटिंगटन हमेशा कठोर थे क्योंकि उन्हें हमेशा 20 या 30 लाख अधिक की आवश्यकता होती थी।
जितना बैंकर उन्हें उधार देने के लिए तैयार थे। धन के बिना विजन का अर्थ है दिल का दर्द, धन के साथ इसका अर्थ है अचीवमेंट, और इसका अर्थ है शक्ति, और इसका मतलब है पैसा, और इसका अर्थ है अचीवमेंट। और इसी तरह बार बार। बेशक मैनिपुलेशन उन दिनों के महान आंकड़ों तक ही सीमित नहीं था। मामूली जोड़ तोड़ के स्कोर थे। मुझे एक कहानी याद है जो एक पुराने ब्रोकर ने मुझे 60 के दशक की शुरुआत के मैनर्स और एथिक्स के बारे में बताया था। उसने बोला, वॉल स्ट्रीट के बारे में मुझे सबसे पहले की याद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की मेरी पहली यात्रा की है। मेरे पिता के पास वहां जाने के लिए कुछ बिजनेस था और किसी न किसी कारण से मुझे अपने साथ ले गए। हम ब्रॉडवे नीचे आ गए और मुझे वॉल स्ट्रीट पर बंद करना याद है। हम वॉल से नीचे उतरे और जैसे ही हम ब्रॉड या नासाउ स्ट्रीट पर आए, उस कोने पर जहां बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी की बिल्डिंग अब खड़ी है, मैंने 2 आदमियों का पीछा करते हुए एक भीड़ देखी। पहला पूर्व की ओर चल रहा था, असंबद्ध दिखने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे दूसरा, एक लाल चेहरे वाला आदमी था, जो एक हाथ से अपनी टोपी बेतहाशा लहरा रहा था और दूसरी मुट्ठी हवा में हिला रहा था। वो बैंड को पीटने के लिए चिल्ला रहा था, शायलॉक, शायलॉक, पैसे की कीमत क्या है? शायलॉक, शायलॉक। मैं खिड़कियों से सिर चिपके हुए देख सकता था। उन दिनों उनके पास गगनचुंबी इमारतें नहीं थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि दूसरी और तीसरी मंजिला रिबरनेक्स बाहर निकल जाएंगे। मेरे पिता ने पूछा कि मामला क्या है, और किसी ने कुछ ऐसा उत्तर दिया जो मैंने नहीं सुना। मैं अपने पिता के हाथ पर मौत का बंधन रखने में बहुत व्यस्त था ताकि धक्का मुक्की हमें अलग न करे। भीड़ बढ़ रही थी, जैसे सड़क पर भीड़ होती है, और मैं सहज नहीं था। जंगली आंखों वाले लोग नासाउ स्ट्रीट से और ब्रॉड से और साथ ही ईस्ट एंड वेस्ट में वॉल स्ट्रीट से नीचे भागते हुए आए। जब हम अंत में जाम से बाहर निकले तो मेरे पिता ने मुझे समझाया कि वह आदमी जो शायलॉक चिल्ला रहा था, फलाना था। मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो शहर में क्लिक स्टॉक में सबसे बड़ा ऑपरेटर था और समझा जाता था कि जेकब लिटिल के अपवाद के साथ वॉल स्ट्रीट में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक पैसा कमाया और खोया है। मुझे जेकब लिटिल का नाम याद है क्योंकि मुझे लगा कि यह एक आदमी के लिए एक अजीब नाम है। दूसरा आदमी, शायलॉक, पैसे का एक कुख्यात लॉकर अप था। उसका नाम भी मुझसे चला गया है, लेकिन मुझे याद है कि वो लंबा और पतला और पीला था। उन दिनों में क्लीक पैसे उधार लेकर या स्टॉक एक्सचेंज के कर्जदारों के लिए उपलब्ध राशि को कम करके लॉक कर देते थे। वे इसे उधार लेंगे और एक सर्टिफाइड चेक प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में पैसे नहीं निकालेंगे और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेशक वो हेराफेरी कर रहा था। यह मैनिपुलेशन का एक रूप था। मुझे लगता है मैं पुराने चैप से सहमत हूँ। यह मैनिपुलेशन का एक चरण था जो आजकल हमारे पास नहीं है। मैंने खुद कभी भी किसी भी महान स्टॉक मैनिपुलेटर से बात नहीं की जिसके बारे में स्ट्रीट अभी भी बात करता है। मेरा मतलब लीडर्स से नहीं है, मेरा मतलब है मैनिपुलेटर्स करने वाले। वे सभी मेरे समय से पहले के थे। हालांकि जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क आया था तो जेम्स आर कीने, उनमें से सबसे महान, अपने चरम पर थे। लेकिन मैं उस समय केवल एक युवा था। विशेष रूप से एक रेप्यूटेबल ब्रोकर्स के ऑफिस में नकल करने से संबंधित मुझे अपने पैतृक शहर की बकेट की दुकानों में मिली सफलता का आनंद मिला। और फिर उस समय भी जब कीने यूएस स्टील के शेयरों में व्यस्त थे, उसकी जोड़ तोड़ वाली कृति मुझे मैनिपुलेशन का कोई अनुभव नहीं था। इसका या इसके मूल्य या अर्थ का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, और उस मामले के लिए इस तरह के ज्ञान की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सोचता तो मुझे लगता है कि मैंने इसे थिम्बल रिगंग का एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ रूप माना होगा।
जिसमें लोब्रोफॉर्म ऐसी तरकीबें थीं जैसे कि बकेट की दुकानों में मुझ पर आजमाई गई थीं। जब से मैंने इस विषय पर सुना है, इस तरह की बातचीत में बहुत से अनुमान और संदेह शामिल हैं। इंटेलिजेंट एनालिसिस के बजाय अनुमानों का। एक से अधिक व्यक्ति जो उसे अच्छी तरह जानते थे, ने मुझे बताया कि कीन वॉल स्ट्रीट में काम करने वाला सबसे साहसी और सबसे शानदार ऑपरेटर था। यह बहुत बड़ी बात कह रहा है, क्योंकि कुछ बड़े ट्रेडर्स हुए हैं। उनके नाम अब सब भूल गए हैं, लेकिन फिर भी वे एक दिन के लिए राजा थे। टिकर टेप द्वारा उन्हें अंधकार से फाइनेंशियल फेम की धूप में खींच लिया गया था और छोटा पेपर रिबन इतना मजबूत साबित नहीं हुआ कि उन्हें वहां लंबे समय तक सस्पेंडेड रखा जा सके ताकि वे हिस्टोरिकल फिक्सचर्स बन सकें। सभी इवेंट्स में कीन अपने दिन का सबसे अच्छा मैनिपुलेशंस करने वाला व्यक्ति था और यह एक लंबा और रोमांचक दिन था। उन्होंने खेल के बारे में अपने ज्ञान, एक ऑपरेटर के रूप में अपने अनुभव और अपनी प्रतिभा को भुनाया जब उन्होंने अपनी सेवाएं हेवमेयर भाइयों को बेच दी, जो चाहते थे कि वो शुगर स्टॉक्स के लिए एक बाजार विकसित करें। वो उस समय टूट गया था या वो अपने हुक पर ट्रेड करना जारी रखता था, और वो कुछ सवार था। वो शुगर के साथ सफल रहा, शेयरों के ट्रेडिंग को पसंदीदा बना दिया, और इसने उन्हें आसानी से बेचने योग्य बना दिया। उसके बाद उन्हें बार बार पूल की कमान संभालने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया है कि इन पूल ऑपरेशंस में उन्होंने कभी फीस नहीं मांगा या स्वीकार नहीं किया, लेकिन पूल के अन्य सदस्यों की तरह अपने हिस्से के लिए भुगतान किया। स्टॉक का बाजार कॉन्डक्ट निश्चित रूप से, विशेष रूप से उसके चार्ज में था। अक्सर दोनों पक्षों में देशद्रोह की बात होती थी। विटनी रयान गुड के साथ उनका झगड़ा इस तरह के आरोपों से उत्पन्न हुआ। एक मैनिपुलेटर करने वाले के लिए उसके सहयोगियों द्वारा गलत समझा जाना मुश्किल नहीं है। वे उसकी ज़रूरतों को वैसा नहीं देखते जैसा वो खुद देखता है। यह मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। यह खेद का विषय है कि कीन ने 1901 के वसंत में यूएस स्टील के शेयरों के सफल मैनिपुलेशन के अपने सबसे बड़े कारनामे का सटीक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, कीन ने कभी भी जेपी मॉर्गन के साथ इसके बारे में इंटरव्यू नहीं किया था। मॉर्गन की फर्म ने टैलबोट जे टेलर एंड कंपनी के साथ या उसके माध्यम से कारोबार किया, जिसके ऑफिस में कीने ने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया। टैलबोट टेलर कीने का दामाद था। मुझे विश्वास है कि अपने काम के लिए कीन की फीस में काम से प्राप्त आनंद शामिल था, कि उसने बाजार में लाखों का ट्रेडिंग किया। उसने उस वसंत को एस्टैब्लिश करने में मदद की। यह वेल नोन है। उसने मेरे एक मित्र को बताया कि कुछ ही हफ्तों में उसने अंडरराइटर्स सिंडिकेट के लिए खुले बाजार में 7,50,000 से अधिक शेयर बेचे। जब आप दो चीजों पर विचार करते हैं तो बुरा नहीं है कि वे एक निगम के नए और बिना परीक्षण वाले स्टॉक थे, जिसका कैपिटलाइजेशन उस समय संयुक्त राज्य के पूरे कर्ज से अधिक था, और दूसरा डीजी रीड, WB लीड्स, मूर ब्रदर्स, हेनरी फिप्स, HC फ्रिक और अन्य स्टील मैग्नेट जैसे पुरुषों ने भी उसी बाजार में जनता को सैकड़ों हजारों शेयर बेचे, जिस बाजार में कीन ने बनाने में मदद की थी। बेशक, सामान्य परिस्थितियों ने उसका पक्ष लिया। न केवल एक्चुअल बिजनेस बल्कि भावना और उनके असीमित वित्तीय समर्थन ने उनकी सफलता को संभव बनाया। हमारे पास केवल एक बड़ा बुल बाजार नहीं था बल्कि एक उछाल और मन की स्थिति फिर से देखने की संभावना नहीं थी। अनडाइजेस्टेड सिक्योरिटीज का आतंक बाद में आया, जब स्टील कॉमन, जिसे कीने ने 1901 में 55 तक चिन्हित किया था, 1903 में 10 पर और 1904 में 8-7/8 पर बेचा गया। हम कीन के मैनिपुलेटिव वाले अभियानों का एनालिसिस नहीं कर सकते। उनकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, पर्याप्त रूप से विस्तृत रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने अमलगमेटेड कॉपर में कैसे काम किया।
H. रोजर्स और विलियम रॉकफेलर ने बाजार में अपने सरप्लस स्टॉक का डिस्पोजल करने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। अंत में उन्होंने कीने को अपनी लाइन का मार्केटिंग करने के लिए कहा और वो सहमत हो गया। ध्यान रखें कि H. रोजर्स वॉल स्ट्रीट में अपने समय के सबसे सक्षम बिजनेसमैन में से एक थे और विलियम रॉकफेलर पूरे स्टैंडर्ड ऑयल कॉटरी के सबसे साहसी स्पेक्युलेटर थे। उनके पास प्रैक्टिकल रूप से अनलिमिटेड रिसोर्सेज और विशाल रेप्यूटेशन के साथ साथ स्टॉक मार्केट गेम में वर्षों का अनुभव था। और फिर भी उन्हें कीने जाना पड़ा। मैं इसका मेंशन आपको यह दिखाने के लिए करता हूं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। यहां अमेरिका के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट्स द्वारा प्रायोजित एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से टाल दिया गया स्टॉक था, जिसे पैसे और रेप्यूटेशन के महान बलिदान के अलावा बेचा नहीं जा सकता था। रोजर्स और रॉकफेलर इतने बुद्धिमान थे कि यह तय कर सकते थे कि कीन अकेले ही उनकी मदद कर सकते हैं। कीन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसके पास काम करने के लिए एक बुल बाजार था और अमलगमेटेड के 2,20,000 शेयर लगभग बराबर पर बेचे। उसके द्वारा इनसाइडर्स की लाइन का डिस्पोजल करने के बाद जनता खरीदारी करती रही और कीमत 10 अंक अधिक हो गई। वास्तव में इनसाइडर्स लोग अपने द्वारा बेचे गए स्टॉक पर उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि जनता इसे कितनी उत्सुकता से ले रही है। एक कहानी थी कि रोजर्स ने वास्तव में कीन को अमलगमेटेड के लंबे समय तक जाने की सलाह दी थी। यह शायद ही विश्वसनीय है कि रोजर्स का मतलब कीने पर उतारना था। वो इतना चतुर व्यक्ति था कि उसे यह नहीं पता था कि कीन कोई लहूलुहान मेमना नहीं था। कीन ने हमेशा की तरह काम किया, यानी बड़ी राइज के बाद रास्ते में अपनी बड़ी बिक्री कर रहा था। बेशक उसकी टैक्टिकल मूव्स उसकी ज़रूरतों और दिन प्रतिदिन बदलने वाली छोटी धाराओं द्वारा डायरेक्टेड थीं। शेयर बाजार में युद्ध की तरह स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के बीच के अंतर को ध्यान में रखना अच्छा है। कीन के कॉन्फिडेंशियल मैन में से एक वो सबसे अच्छा मक्खी मछुआरा है जो मुझे पता है कि दूसरे दिन ही मुझे बताया था कि सम्मिलित अभियान के दौरान कीने एक दिन खुद को लगभग स्टॉक से बाहर पाएंगे, यानी स्टॉक से बाहर उसे कीमत अंकित करने के लिए मजबूर किया गया था और अगले दिन वो हजारों शेयर वापस खरीद लेता। उसके अगले दिन वो 42 पर बेच देता था। तब वो बाजार को बिल्कुल अकेला छोड़ देता था, यह देखने के लिए कि वो अपनी देखभाल कैसे करेगा और ऐसा करने का आदी भी होगा। जब लाइन के रियल मार्केटिंग की बात आई तो उसने वही किया जो मैंने तुमसे कहा था। उसने इसे रास्ते में बेच दिया। ट्रेडिंग जनता हमेशा एक रैली की तलाश में रहती है और इसके अलावा शॉर्ट्स द्वारा कवर किया जाता है। उस सौदे के दौरान कीन के सबसे करीबी व्यक्ति ने मुझे बताया कि कीन ने रोजर्स रॉकफेलर लाइन को 20 या 25 मिलियन डॉलर कैश में बेचने के बाद रोजर्स ने उसे 2 लाख का चेक भेजा। यह आपको उस करोड़पति की पत्नी की याद दिलाता है जिसने मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस को $100,000 के मोती का हार खोजने के लिए 50 सेंट का इनाम दिया था। कीन ने एक पोलाइट नोट के साथ चेक वापस भेज दिया और कहा कि वो एक स्टॉक ब्रोकर नहीं है और उन्हें खुशी है कि उन्होंने उनकी कुछ सेवा की। उन्होंने चेक रखा और उसे लिखा कि उन्हें उसके साथ फिर से काम करने में खुशी होगी। इसके कुछ ही समय बाद H. रोजर्स ने कीन को अमलगमेटेड को 130 के आसपास खरीदने के लिए फ्रेंडली सुझाव दिया। एक शानदार ऑपरेटर, जेम्स आर कीने, उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि जब बाजार उनके रास्ते जा रहा था तो श्री कीन चिड़चिड़े थे और जो लोग उसे जानते थे उनका कहना है कि उनकी चिड़चिड़ेपन को सार्कास्टिक फ्रेजेस में व्यक्त किया गया था जो उनके ऑडियंस की मेमोरी में लंबे समय तक रहे। लेकिन जब वो हार रहा था तो वो सबसे अच्छे हास्य में था। दुनिया का एक पॉलिश आदमी, सहमत, एपिग्रामेटिक, दिलचस्प।
उनके पास मन के गुण थे जो कहीं भी सफल स्पेक्युलेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। यह कि उन्होंने टेप के साथ बहस नहीं की, यह स्पष्ट है। वे निडर थे लेकिन कभी लापरवाह नहीं थे। अगर उसने पाया कि वो गलत था, तो वो टिमटिमा सकता था और कर सकता था। उसके दिन से स्टॉक एक्सचेंज के नियमों में इतने सारे बदलाव हुए हैं और पुराने नियमों का इतना अधिक कठोर प्रवर्तन, स्टॉक की बिक्री और मुनाफे पर इतने सारे नए कर, और इसी तरह की खेल अलग लगता है। कीन कौशल और लाभ के साथ जिन डिवाइसेस का उपयोग कर सकता था, उनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम आश्वस्त हैं, वॉल स्ट्रीट की बिजनेस मोरालिटी उच्च स्तर पर है। फिर भी यह कहना उचित है कि हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री के किसी भी दौर में कीन एक महान मैनिपुलेशंस करने वाला होता, क्योंकि वो एक महान स्टॉक ऑपरेटर था और जमीनी सिरे से स्पेक्युलेशन के खेल को जानता था। उसने वो हासिल किया जो उसने किया क्योंकि उस समय की परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। वो 1922 में अपने उपक्रमों में उतने ही सफल होते जितने 1901 में या 1876 में, जब वे पहली बार कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आए और 2 वर्षों में $9 मिलियन कमाए। ऐसे पुरुष हैं जिनकी चाल भीड़ की तुलना में बहुत तेज है। वे नेतृत्व करने के लिए बाउंड हैं, भले ही भीड़ कितनी भी बदल जाए। फैक्ट की बात के रूप में, परिवर्तन किसी भी तरह से उतना रैडिकल नहीं है जितना आप कल्पना करेंगे। पुरस्कार इतने महान नहीं हैं, क्योंकि यह अब पायनियर कार्य नहीं है और इसलिए यह पायनियर का पे नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में मैनिपुलेशन पहले की तुलना में आसान है, अन्य तरीकों से कीन के दिनों की तुलना में बहुत कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एडवर्टाइजिंग एक कला है, और मैनिपुलेशन टेप के माध्यम से एडवर्टाइजिंग की कला है। टेप को वो कहानी बतानी चाहिए जो मैनिपुलेटर करने वाला अपने रीडर्स को देखना चाहता है। कहानी जितनी सच्ची होती है, उसका उतना ही पक्का होना तय होता है, और यह जितना पक्का होता है, एडवर्टाइजिंग उतना ही बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, एक मैनिपुलेटर करने वाले को न केवल स्टॉक को मजबूत दिखाना है, बल्कि इसे मजबूत भी बनाना है। इसलिए मैनिपुलेशन साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए। यही कारण है कि कीन को इतना मार्वलस मैनिपुलेटर करने वाला बना दिया। वो शुरुआत करने के लिए एक घाघ ट्रेडर थे।